गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे और गॉस लॉ में देखो क्या बताया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखो जो साइंटिस्ट थे जोसेफ लुइस लॉग्रांज, ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। उन्होंने क्या बताया था, देखो ये साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ लुई लॉग्रांज। इन्होंने बताया जो फ्लक्स होता है वो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, ठीक है, मतलब फाई इक्वल टू डी ए कॉस थीटा होता है, ये बताया, ठीक है। फिर गॉस आए। अच्छा ने क्या बताया, गॉस ने बताया कि जो फ्लक्स होता है इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई हिंदी में इसको पिंड बोलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को हम वैक्यूम में रखते हैं, ठीक है, और उस वैक्यूम में उसके अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल का चार्ज जो है क्यू है, ठीक है, वो मटेरियल के अंदर रखा हुआ है। तो इस जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे वो बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, गॉस ने बताया कि इस मटेरियल का जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट, ठीक है, उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो उस मटेरियल का टोटल फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। उन्होंने ये डिफिनेशन दी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई मटेरियल है और उसको हम वैक्यूम में रखते हैं तो मान लिया इस पर चार्ज कितना है, Q1 Q2 Q3, इस तरीके से चार्ज है, अलग अलग चार्ज है। तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, वो इन सब चार्जेस का समीशन हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो गॉस ने बताया कि जो क्यू नेट है उस क्यू नेट को हम एप्सिलॉन नॉट से अगर डिवाइड कर दें तो हमको टोटल फ्लक्स, उस मटेरियल का टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। गॉस ने ये बताया, ठीक है। तो अब इनकी हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बताया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सर्फेस इन वैक्यूम इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू कंटेन इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो मटेरियल है उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा अगर उसको हम 1 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो उस मटेरियल का टोटल फ्लक्स हो जाएगा। हिंदी में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी में देखो इसको बोलते हैं गॉस का नियम, ठीक। इन्होंने बताया कि वायु अथवा निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश Q का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और नीचे इसकी जो है एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया कि फाई बराबर होता है, तो कोई ये किसने बताया था, जोसेफ लुई लॉग्रांज ने। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, इनक्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फ्लक्स दोनों का सेम है लेकिन जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो मटेरियल है हमारे पास, उस मटेरियल में जो टोटल चार्ज है, ठीक है, उसका समीशन, उस समीशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब हम लोग इसकी प्रूफिंग करेंगे, ओके। इसकी प्रूफिंग करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। लिखा है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, तो सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सपोज एन आइसोलेट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर O of the sphere of radius r. The electric field intensity at any point P on the surface of the sphere is, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक जो है हमने पॉइंट चार्ज ले लिया है, वो पॉइंट चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, एक स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। और सेंटर से जो सरफेस है, देखो ये तुम्हारे पास स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, एक बॉल ले ली मैंने, ये तो है तो स्फीयर ही, ठीक है। इसका एक सेंटर होगा और सेंटर पर, इसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है,
ठीक है। इसके सेंटर पर क्या रखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और एक सरफेस पर छोटा सा हमने डी ए, ऐसे मान लो ये डी ए, ये डी ए हमने क्या ले लिया है, छोटा सा एरिया ले लिया है, डी ए वेक्टर, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर, तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं डायग्राम बनाकर, ठीक है। और एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है गॉस का नियम की उत्पत्ति, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू पृष्ठ एस के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। पृष्ठ पर बिंदु पी के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए लिया गया है, माना ओ पी इक्वल टू आर है, ठीक है। अब इसको समझो, जैसे कोई हमने स्फीयर ले लिया, देखो एक पेज पर स्फीयर कैसा बनेगा, एक सर्किल की तरह बनेगा, ठीक है। अब ये मान लो स्फीयर ले लिया मैंने, और स्फीयर पर हमने क्या किया, एक छोटा यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर ओ होगा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकलेंगी, ठीक है, ये हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकलेंगी। तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एक छोटा सा एरिया ले लिया, जिसको हम डी ए वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस तरीके से निकलेंगी बाहर की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। और तुम इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, ये तो डेल्टा फाई हो गया। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे, फाई बराबर क्या लिखोगे, इनक्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ई वेक्टर क्या हो जाता है तुम्हारा, ई वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई वेक्टर हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको तुम बाहर ले लोगे इस तरीके से, अब इधर कौन जाएगा, डी ए वेक्टर, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हम पढ़ा चुके हैं तुमने, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा, टोटल फ्लक्स निकालोगे तो टोटल फ्लक्स का मतलब ये जो डीए होंगे ये छोटे छोटे पूरे स्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम स्फीयर का जो कर्व सरफेस का फार्मूला होता है वो कैसे, मतलब टोटल सरफेस निकालेंगे तो वो कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, उसका फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर टोटल फ्लक्स निकालोगे तो टोटल एरिया लेना पड़ेगा, टोटल क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वेक्टर ए की जगह तुम क्या लिख दोगे, पहले ई की जगह क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया लिख दोगे, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया लिखोगे, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या है, ये क्यू नेट है, स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे, ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम एक स्फीयर मान लेंगे, इसको एक स्फीयर बनाएंगे, और स्फीयर जो है कॉपी पर कैसे बनेगा, एक सर्किल के तरह बनता है, 2D में बनता है, ठीक है। तो इसका सेंटर है O इस स्फीयर का, और यहाँ पर इसके सेंटर पर चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। और इस सेंटर से एक पॉइंट P ले लेंगे कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट P ले लिया। देखो ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ पॉइंट, ये ध्यान रखना। तो इस पॉइंट P से और जो सरफेस है
पॉइंट पी है और ये सेंटर ओ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि इसकी स्फेयर की रेडियस वो आर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल का अवयव यानी कि एरिया एलिमेंट ले लेंगे, वो एरिया एलिमेंट हो जाएगा डी ए, इसको एरिया एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब भाई चार्ज कहाँ पर रखा हुआ, सेंटर पर, और इस चार्ज से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, नॉर्मली होंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी सीधी सीधी, और एरिया वेक्टर भी क्या है, एन कैप का डायरेक्शन भी ऐसे होगा और ई वेक्टर भी ऐसे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो फाई जो फ्लक्स होगा डेल्टा फाई, उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने क्या बताई थी कि ये कांस्टेंट होती है, तो इसको तुम बाहर ले लोगे, ठीक, ई वेक्टर इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इस तरीके से जो छोटे छोटे एरिया होंगे ये पूरे सरफेस पर होंगे, और उस एरिया को क्या करोगे तुम, इंटीग्रेट कर दोगे, यानी कि सारे एरिया को तुमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद तुम ये फाइंड करोगे कि टोटल फ्लक्स कितना हुआ। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि ई की वैल्यू क्या होती है, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। क्लियर है। तो ये Q ये है तुम्हारा, ठीक है, और r² क्या है, ये रेडियस हो गई तुम्हारी, 1/4πε0 हो गया तुम्हारा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन करोगे डी ए, ठीक है, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा किसका, स्फेयर का, और स्फेयर है कैसा, कर्ड, भाई इसका सरफेस कैसा होगा, कर्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्ड सरफेस एरिया यानी कि जो वक्र पृष्ठ होता है स्फेयर का, वो गोले का, उसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे लिखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 4πr², ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन डी ए की जगह क्या लिख देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, ठीक है, और ई की जगह क्या रख देंगे, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और ये क्या निकल आएगा, टोटल फाई निकल आएगा, यानी कि डेल्टा फाई क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, और टोटल एरिया से जब फ्लक्स निकलेगा तो उसको हम फाई लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये समझ में आया डेल्टा फाई और फाई क्यों लिखा है, इसमें डिफरेंस है। ये डेल्टा फाई क्या है, छोटा सा फ्लक्स, इस पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, और ये फाई क्या है, टोटल फ्लक्स जो इस स्फीयर से निकलेगा, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन डी ए की जगह वो लिखोगे 4πr², ठीक है। इतना समझ में आया, समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन किसका करोगे, डी ए का करोगे, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स आ गया उस स्फीयर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स आ गया, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है इसका डेरिवेशन, 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ओके। हाँ, अब हम गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, देख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गॉस लॉ। तो सबसे पहले पॉइंट है, गॉस लॉ इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज, ठीक है। फिर लिखा फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर फाई 3, ठीक है। तो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। गॉस के नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला पॉइंट है, गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ के आकार तथा बनावट पर निर्भर नहीं करता है। देखो दोनों जो थ्योरीज हैं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। यहाँ पर देखो इस तरीके से समझाया गया है कि यहाँ पर कि अगर कोई चार्ज जिसकी वैल्यू Q है, मान लेते हैं यहाँ पर तो चार्ज Q है, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है 1 कूलाम, यहाँ पर भी कोई चार्ज है इसकी वैल्यू भी 1 कूलाम, यहाँ पर कोई चार्ज है इसकी वैल्यू 1 कूलाम, ठीक है। और इस चार्ज को किसी क्यूबॉइड के अंदर यानी कि घनाभ के अंदर रख दिया गया है, ये घनाभ बना दिया मैंने, ठीक ठीक। और ये तुम्हारा एक स्टोन है, मान लो पत्थर है, उसके अंदर रख दिया गया है, ये स्फीयर के अंदर रख दिया है,
ये है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से निकलने वाला इस घनाभ से जितना भी फ्लक्स निकलेगा उसको हम phi 1 मान लेंगे। इस पत्थर से जितना भी फ्लक्स निकलेगा उसको phi 2 मान लेंगे। इस स्फीयर से जितना फ्लक्स निकलेगा वो phi 3 मान लेंगे, ठीक है। कि इनसे 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 तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तीनों की बनावट अलग है, शेप अलग है, ठीक है। लेकिन इनसे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो तीनों का इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। तो गॉस ने क्या बताया कि ये जो है आकार और बनावट पर निर्भर नहीं करता है, कि जो फ्लक्स होता है वो किसी भी मटेरियल के बनावट और आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर, ठीक है, कि चार्ज की वैल्यू क्या है, ओके। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरा पॉइंट में बोल रहा है द टर्म क्यू इन गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द चार्ज में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो इसका ये पॉइंट देख लो। सेकंड पॉइंट लिखा है गॉस के नियम में क्यू पद पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का योग होता है, आवेश सतह के अंदर कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर एक तूने मटेरियल ले लिया, ठीक है, इस मटेरियल पे कहीं पर भी चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ठीक है। तो जब तुम फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स बराबर होता क्या है? गॉस ने क्या बताया? Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था, ठीक है। तो Q नेट कैसे निकालोगे? Q नेट हो जाएगा तुम्हारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस उस मटेरियल में होंगे वो Q नेट होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि Q पद जो है पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का योग होता है, ठीक है। जो Q पद होता है इसको Q बोलते हैं, Q नेट बोलते हैं एक्चुअली में, यहाँ पर Q नेट होगा। जो Q नेट होगा उस मटेरियल के अंदर सभी आवेशों का योग होता है, आवेश सतह के अंदर कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि आवेश कहीं पर भी सतह पर कहीं पर भी जो है लोकेटेड हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? If the closed Gaussian surface have n symmetrical faces, then the electric flux passing through one face will be 1 upon n times the total flux passing through the surface, ठीक है। इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या बोल रहा है ये? यदि संलग्न गॉसियन सतह में n सममित फलक हैं, सममित मतलब होता है सिमेट्रिकल और फलक मतलब होता है फेसेस हैं, तो एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का 1 अपॉन n गुना होगा, ठीक है। अब इसका मतलब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। इसको इस तरीके से समझोगे, मान लो तुम एक क्यूब ले लो और क्यूब में क्या होते हैं, सारे फेसेस इक्वल होते हैं, उसके अंदर तुम क्या रख दो? एक चार्ज को रख दो। अब चार्ज से क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, ठीक है, और वो सारी सतह से निकलेंगी, मतलब हर एक हर एक फेस से निकलेगी, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इसी एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। मान लो ये फेस है तुम्हारे पास, इसके बॉटम से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक, वो तुमको बताना। तो अब तुम क्या करोगे कि टोटल फ्लक्स निकालोगे। टोटल फ्लक्स क्या है? फाई नेट बराबर क्या लिखोगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये लिखोगे टोटल फ्लक्स। भाई टोटल फ्लक्स क्या होगा? फाई नेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा है कि सिर्फ हमको इस फेस से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, ठीक है। इसको फाई 1 लिख दोगे कि इस फेस से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, क्लियर। तो तुम इसमें फेसेस गिनोगे, कितने फेस हैं? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर फाई 1 चाहिए, किसी एक फ्लक्स से निकलना किसी एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, तो क्यू नेट को तुम क्या करोगे? उसके फलक की संख्या से, यानी कि फेसेस के नंबर से डिवाइड कर दो। तो फाई 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर फाई 1 हो जाएगा फाई नेट अपॉन 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल अपॉन 6। तो फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, तो एक फेज से निकलना ना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इतना, ओके।